वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। सो क्लास स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। ठीक, तो पहले जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको रिवीजन में हम स्पीडीली पूरा करने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड यू नो दैट अवर करंट जो चैप्टर चल रहा था वो है केमिकल काइनेटिक्स, राइट। जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है वहाँ तक आएगा, ठीक है, पीरियडिक टेस्ट में। एंड वन मोर थिंग, हम जो रिवीजन करेंगे पहले इस चैप्टर का कर लेते हैं, सरफेस केमिस्ट्री का। बहुत लोगों को इसमें भी डाउट्स है, ठीक, एज आई कम टू नो। तो ये सारी चीज़ें हम रिवाइज करते रहेंगे। जो मेन टॉपिक है उन पर पहले मैं डिस्कस करूँगा, राइट। ऑलरेडी आई हैव गिवन द नोट्स ऑन दिस चैप्टर। सबसे पहले मैंने आई थिंक सरफेस केमिस्ट्री पर ही नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए थे, तो उसको कंपाइल करते हुए आप सारी चीज़ों को पढ़ते रहें, ठीक है, राइट राइट स्टूडेंट्स। तो सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं रिवीजन। इसमें कुछ जो टर्मिनोलॉजी होंगे उन पर हम डिस्कस करेंगे, राइट। वी विल डिस्कस ऑन द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड इन द सरफेस केमिस्ट्री, राइट। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आप इसको इजीली समझ सकते हैं, राइट। तो सरफेस केमिस्ट्री जो है, देखो जैसे नाम से आपको पता चल जा रहा है सरफेस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कहाँ है? सरफेस में होने वाली है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द सरफेस, ठीक। इसमें अगर कोई फिनोमिनन हो रहा है, कोई भी इवेंट्स हो रहा है अगर हम कहें, तो दैट इज सरफेस फिनोमिनन। सरफेस में अगर कोई चीज हो रही है ना, ठीक, मैं लिख रहा हूँ सपोज दैट एनीथिंग, ठीक। तो कहाँ पर हो रही है घटना? कहाँ पर हो रही है ये घटना? आपकी सरफेस पर हो रही है। अब ये घटना क्या है, कैसे है, ठीक, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक। ये बात समझ आती है। ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं विद द नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस एंड द स्पीसीज प्रेजेंट ऑन इट, राइट। अब जैसे मैंने लिखा, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, जो भी लिखा है आपके पास, ये एक्चुअली क्या है? सरफेस फिनोमिनन है, ठीक। जो इंक है वो कहाँ पर है? सरफेस में है, सरफेस के अंदर नहीं है। इस जो ब्लैक, जो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के अंदर नहीं, ये इंक अंदर नहीं गई है, ठीक है। केवल कहाँ पर है? ये सरफेस में है, राइट। तो इस प्रकार की जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, इसको हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री ऑन सरफेस ऑफ समथिंग, तो कह सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो हम कह सकते हैं सिंपल वे में, केमिस्ट्री ऑन सरफेस ऑफ समथिंग, राइट। अब इस बोल्ड के उसमें क्या है? कुछ वर्क हो रहा है लिखने का, ठीक है, जो भी हो रहा है क्या है? पूरा सरफेस फिनोमिनन हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the nature of the surface and the species present on it, that is surface chemistry। सरफेस में होने वाली जो रिएक्शंस हैं, घटना है, कोई भी फिजिकल हो रही हो या केमिकली हो रही हो। देखो रिएक्शन या तो फिजिकली हो रही हो या केमिकली हो रहा हो, जो भी हो रहा होगा वो सरफेस में हो रहा है, तो दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। इज दैट क्लियर, राइट। ये बात समझ वाली, ठीक है। जो भी सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं या जो भी हम लिखने का जो भी काम कर रहे हैं वो कहाँ पर हो रहा है? सरफेस पर, ठीक है। तो सरफेस में जो चीजें हो रही होंगी दैट इज सरफेस फिनोमिनन एंड सरफेस केमिस्ट्री हम कह सकते हैं इसको, ठीक। तो हेयर आई राइट सम टर्म्स, टर्मिनोलॉजी। मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करी है यहाँ पर, जो आपको पढ़नी है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी हैं, ठीक है। क्लास 12th में तो आपको कुछ सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ने हैं, अंडरस्टैंड करना है इनको, ठीक है। कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों को। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, AD, एडजॉर्प्शन। सेकेंड है एब्जॉर्प्शन, AB, राइट। और इनके अंदर दो टर्म्स और हैं, एडजॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट, फिर है सॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन। फिर पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ
एडजॉर्प्शन, ठीक। आखिर एडजॉर्प्शन क्यों होता है, व्हाई एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आपके बनेंगे और जो भी पेपर में आएगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। बट आपको ये जो छोटे छोटे जो टर्म्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये आपको आनी चाहिए, राइट। तो हमारा इस वीडियो लेक्चर में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे जो जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, देखो बहुत ज़्यादा अंतर होता है इन दोनों में, राइट। कई बार बच्चा दोनों को एक जैसे कैटेगरी में रख देता है, ठीक है। तो देयर इज ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन द एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, सो ऑन, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को विथ वेरी फर्स्ट एडजॉर्प्शन से। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है किसी पर चिपकना, चिपकना। जो मैं लिखा अभी, मैंने कुछ चीज लिखा, सपोज है 12th क्लास लिख रहा हूँ मैं, ठीक। तो जो इंक है, जो पार्टिकल है वो एडजॉर्ब हो रहे हैं, ठीक। एब्जॉर्ब अलग चीज है, एडजॉर्ब ये लिख रहा हूं मैं, क्या एडजॉर्प्शन हो रहा है इसका, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। यानी कि जो पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं, एडहेयर हो रहे हैं, किसमें, सरफेस में, इसके अंदर नहीं जा रही हैं वो, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो एडजॉर्प्शन जो है ये एक सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि ये सरफेस में ही हो रहा है, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, ठीक, अगर मैं इसमें गिरा दूं तो इसके अंदर नहीं जाएगा वो पार्टिकल, कहाँ होगा, इसके सरफेस में ही चिपक जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार के जो फिनोमिनन है उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन, राइट। तो आप कह सकते हैं पार्टिकल जो क्या होंगे, सिट्स ऑन समथिंग। अगर कोई पार्टिकल जो है हमारे पास है, ठीक है, वो हो सकते हैं आपके पास डस्ट पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल हो, ठीक। तो हम कह सकते हैं सिट्स ऑन समथिंग, ठीक है। कपड़ों में धूल लग जाती है, कपड़ों में धूल बैठ जाती है, ठीक। इसका मतलब क्या है, वो कहाँ पर है, बाहरी रूप से है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन द पार्टिकल सिट्स ऑन समथिंग, समथिंग मीन्स कोई भी स्पेस में, कोई भी स्पेस में, ठीक। तो उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। यू कैन से दैट द फिनोमिनन ऑफ, अब वहां पर क्या होगा, सपोज दैट यहाँ पर मैं एक बात कर लेता हूँ आपसे। एक मेरे पास आयरन रॉड है, इसको आप थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे। तो आयरन रॉड आप अच्छी तरह जानते हैं, राइट। आयरन रॉड है, अब इसमें रस्ट लग जाता है, ठीक है, कंडीशन होती है रस्ट लगने की, जंग लग जाता है। दिस इज आयरन रॉड, आयरन का एक पीस है मेरे पास, राइट। समझ लो, वेरी क्लियर समझना इसको बढ़िया तरीके से, राइट। तो आयरन रॉड में रस्ट लग गया, ठीक। क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, रस्ट लग गया। रस्ट लगता कहाँ है, सरफेस पर लगता है, सरफेस पर, न कि अंदर। अगर इस आयरन रॉड को मैं ब्रेक डाउन करूँ तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, रस्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। रस्ट केवल एक बाहरी रूप से लगता है, आउटर लेयर में लगता है, पहली बात, राइट, आउटर लेयर में लगता है, राइट। दिस इज द रस्ट है, रस्ट आप समझते होंगे, Fe2O3.XS2 ना, XS2, दिस इज द रस्ट, राइट। फॉर्मूला ऑफ रस्ट है। तो होता क्या है कि जब रस्ट लगता है तो एक कहाँ लगता है, केवल बाहरी सरफेस में लगता है, राइट। तो जब ये बाहरी सरफेस में लगता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं एडजॉर्प्शन। हम इसको कहते हैं कि एडजॉर्प्शन हुआ है, एडजॉर्प्शन, राइट। यहाँ पर दो चीजें, एक तो दो टर्म यूज करूंगा मैं, ठीक। एक यहाँ पर देख लें आप, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। आयरन जो रॉड है, जो सरफेस है, जिसको मैंने समथिंग कहा था अभी, ठीक है, मैंने कहा था द पार्टिकल सिट्स ऑन समथिंग, समथिंग माने कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हमारे पास आयरन है, आयरन पर लग गया है रस्ट। तो जो आयरन रॉड है वो, उसको टर्म देते हैं हम केमिस्ट्री में एडजॉर्बेंट। आयरन यहाँ पर क्या है, इसको ध्यान से देखना, ये है एडजॉर्बेंट, राइट।
और जो रस्ट है, रस्ट जो पार्टिकल हैं जो इसमें लग गए हैं, ठीक, उसको क्या कहते हैं? एडजॉर्बेट। रस्ट का जो ये पार्ट है, या इसको आप ये कह दो, जो रस्ट है ये क्या है? इसको टर्म में बोलते हैं एडजॉर्बेट, राइट। दो टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। एब्जॉर्बेंट क्या है? जिसमें पार्टिकल लगते हैं, ठीक, जिसमें वो चीज हो रही होती है। ये बात समझ भी, ठीक है। पार्टिकल क्या है? एब्जॉर्बेट। और जो ऑब्जेक्ट है जिसमें ये चीज हो रही है उसको एब्जॉर्बेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में बात आ रही है? या एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। डस्टर तो आप जानते होंगे, राइट। डस्टर, तो डस्टर, दिस इज द डस्टर, ये है डस्टर, स्मॉल डस्टर है, ठीक है। तो ठीक है, डस्ट को साफ करने वाला, दैट इज डस्टर। ये डस्टर है आपके पास, ये, राइट, ठीक है। इसमें जो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सपोज दैट जो तो पार्टिकल हैं दे गेट अटैच विथ द डस्टर। ये डस्टर में क्या है? आपके पास डस्ट चिपक गई है, लग गई है, लेकिन ये जो पार्टिकल हैं ये अंदर नहीं गए है ना, केवल बाहरी सरफेस में है। आप देख रहे हैं ना डस्टर में, राइट। जो ब्लैक है, जो ब्लैक इंक है, डाई है, जिसको हम सिंपली केमिस्ट्री में डाई कहते हैं, ठीक है, ये अंदर नहीं गई है, ये कहाँ है? केवल बाहरी सरफेस पर है। तो जो चौक है, या फिर अभी इंक का यूज कर रहा हूं मैं, अगर सपोज चौक है, तो चौक क्या है यहाँ पर? चौक पार्टिकल क्या है? एब्जॉर्बेट। जो चिपकती हैं, जो सरफेस में लगती हैं, उसको कहते हैं एब्जॉर्बेट। जिस पर लगती हैं उसको कहते हैं एब्जॉर्बेंट। तो यानी कि डस्टर में, इन केस ऑफ इसको एग्जांपल में आप शायद क्लियर समझ पाएंगे। डस्टर क्या है? एब्जॉर्बेंट है, जिसमें क्या लगे हैं? एब्जॉर्बेट। डिफरेंस समझ लेना एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट में, ठीक। मैंने कुछ चीज इरेज किया तो ये पार्टिकल कहाँ लग गए? पार्टिकल मतलब एब्जॉर्बेट, एंड डस्टर क्या है? इस समय एब्जॉर्बेंट है, राइट। जो सरफेस प्रोवाइड करा रहा है, जो जिसमें सरफेस हो रहा है, जिसमें सरफेस है, जो सरफेस प्रोवाइड करा रहा है, दैट इज एब्जॉर्बेंट, ठीक। और जो पार्टिकल हैं, ठीक है, उनको क्या कहेंगे हम? एब्जॉर्बेट कहेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? तो ये तो थे आपके पास, ये तो था आपके पास एडजॉर्प्शन, उससे रिलेटेड दो टर्म्स हैं, एडजॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट, राइट। तो फाइनली हम कह सकते हैं द फिनोमिनन। आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट कि जैसे जैसे मैंने इसको इरेज किया, जैसे जैसे पार्टिकल्स में अटैच होते जाएंगे, तो द कंसंट्रेशन जो है उस इस सरफेस में ज़्यादा हो जाएगा। देखो इसके पार्टिकल अंदर तो गए नहीं, तो सरफेस में कहीं ना कहीं इनका जो कंसंट्रेशन है, इनका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जिसको हम कंसंट्रेशन के टर्म्स से कहेंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा होगा ना। जैसे डस्टर है आपके पास, तो इस सरफेस में नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, होंगे नहीं होंगे एक टाइम पर, धीरे 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 करके। लेकिन अंदर तो कुछ है नहीं, अंदर तो ये पेनिट्रेट हुए नहीं है, तो सरफेस में जो इनका जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाता है, होगा नहीं होता। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं, द फिनोमिनन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स स्पीसीज, ठीक है, या पार्टिकल। अब वो हो सकता है गैसेस भी हो सकते हैं, वो लिक्विड क्या भी हो सकता है, ठीक, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, ठीक। देन द बल्क, बल्क माने समझते हो ना, अंदर, बल्क माने ज्यादा वाला, ठीक है, ये अंदर का बल्क, बल्क कहलाता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं एडजॉर्प्शन क्या है? एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पर जो सरफेस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? हायर हो जाते हैं देन द बल्क, अंदर, ठीक है। ये बात समझ में आती है? तो हम या तो ऐसे कह लो, या फिर कह लो द प्रोसेस इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस हायर एट द सरफेस एरिया कंपेयर टू द बल्क, बल्क माने इसके अंदर,
ठीक है, ये समझिए बात को। सरफेस एरिया में जो पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन हायर हो जाता है देन द बल्क। बल्क मतलब होता है इसके अंदर जो पार्टिकल हैं, ठीक है, इनका जो कंसंट्रेशन है, जो पार्टिकल अटैच हो रहे हैं उनका कंसंट्रेशन सरफेस में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इंटायर, राइट। तो दिस इज एडजॉर्प्शन, ठीक। तो कई केसेस में ऐसा नहीं होता है कि अंदर पार्टिकल नहीं जाते हैं, अंदर भी पेनिट्रेट होते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा और डीपली जाएंगे तो कंसंट्रेशन का टर्म यूज करेंगे तो वो सरफेस में ज़्यादा दिखाई देता है हमको, ठीक है। तो ओवरऑल वो भी क्या है, एडजॉर्प्शन है, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन सिंपली तरह से क्या है कि आपके पास जो सरफेस में किसी भी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द इंटायर, या फिर आप बल्क कह सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बात क्लियर है? ओके, ठीक। अब अगर आपको बल्क में थोड़ा दिक्कत आ रही है, जैसे सरफेस है, देखिए सरफेस के मॉलिक्यूल यहाँ हैं, ये इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, जिसे मैं बल्क कह रहा हूँ, ठीक। और ये पार्टिकल्स हैं जो बाहर हैं, जो कि आप अटैच हो गए हैं इसके साथ, ठीक है। अब अंदर तो जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब कहानी क्या है, अब ऐसा नहीं है कि अंदर भी गए होंगे, ऐसी बात नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो बात क्या है, कहानी यह है कि जो पार्टिकल अटैच हो रहे हैं, ठीक, वो सरफेस में ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द बल्क, ठीक है। जो अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें नहीं गए हैं, ठीक है, उनमें बहुत कम रेशियो है, इनका फ्रैक्शन में है, ठीक, ठीक है। दैट इज एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ये याद करना है आपको पहली बात, ठीक है। तो दिस इज एडजॉर्प्शन। अब वन मोर, एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको। आपने स्पंज देखा, स्पंज, ठीक है, सुना भी होगा, देखा भी होगा, कई बार आपने खरीदा भी होंगे, ठीक। तो स्पंज, ये स्पंज है सपोज दैट आपके पास, राइट। अब स्पंजों में अगर पानी में डालूं तो क्या करेगा कि पानी सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस में तो खैर लगेंगे, सरफेस में जाने के बाद वो बल्क में भी चले जाएंगे, इसके अंदर भी चले जाएंगे, ठीक है। ये स्पंज का पीस लो, ठीक है, एयरली होता है वो, ठीक। तो उसको जैसे डिप करोगे आप वाटर में, तो क्या होगा कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, उसका हर एक कोने वोने को सारे सिस्टम में वाटर मॉलिक्यूल फिलअप हो जाएगा। दैट मीन पार्टिकल मूव इनटू द सब्सटेंस। जो पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ पर क्या है, डस्ट पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल यहाँ पर H2 है मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल मूव इनटू द सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है आपके पास, स्पंज है, राइट। ये बात समझ में आती है। अगर मैं H2 को पानी में डालूंगा क्या होगा, तो बाहरी रूप से वाटर क्या होगा, एड्जॉर्ब्ड हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा इन पोर्शन में। लेकिन जो स्पंज है, स्पंज में क्या होगा कि जो पार्टिकल हैं दे स्प्रेड थ्रू आउट द सिस्टम। सिस्टम का मतलब पूरा जितना पीस है आपके पास, राइट। दैट इज द पार्टिकल मूव इनटू द सब्सटेंस। एड्जॉर्प्शन में क्या था, एड्जॉर्प्शन में पार्टिकल, मैंने कहा था आपके पास कि सिट्स ऑन सब्सटेंस, इसके ऊपरी सतह पर पार्टिकल लग जाते थे, लेकिन इसमें पार्टिकल जो है अंदर भी जा रहे हैं, और अंदर ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट में रह रहा हो, हर एक जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक है। जैसे स्पंज को आप वाटर में डालोगे, राइट। ये बात समझ में बात आ रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पार्टिकल हैं वो सरफेस में तो है ही हैं, साथ साथ में कहाँ और कहाँ हैं, सरफेस में तो रहेंगे, सारे सरफेस में रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, अंदर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो फिनोमेनन को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। दिस इज
एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यानी ये पानी वाटर पार्टिकल कहाँ से लेके बुल्क फिनोमेनन, बुल्क, दिस इज द बुल्क फिनोमेनन, यानी कि पूरे सिस्टम में होता है बुल्क फिनोमिनन, ठीक है। जबकि एड्जॉर्प्शन कैसा है, सरफेस फिनोमेना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों को, ठीक है। डिफ्रेंशिएट भी कर रहा हूँ साथ साथ में कि सरफेस जो, सॉरी, एड्जॉर्प्शन जो है सरफेस फिनोमिनन है, व्हेयर एब्जॉर्प्शन वो कैसा है, बल्क फिनोमिनन है, यानी कि कंप्लीटली पार्टिकल अंदर भी बाहर भी पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ये बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर? दिस इज द बल्क फिनोमिनन, बल्क फिनोमिनन, राइट। तो ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड टर्म्स आप समझ गए, एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेंट डिफाइन कर लोगे। जो पार्टिकल होंगे या मॉलिक्यूल होंगे विच इज गेट अटैच ऑन द सरफेस, उसको एब्जॉर्बेट कहेंगे, ठीक है। जो सरफेस प्रोवाइड करेगा उसको कहेंगे एब्जॉर्बेंट, जिसमें वो लग रहे हैं, ठीक है। सिंपली हम कह सकते हैं द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर, जिसमें एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन किस में होगा, कोई सॉलिड सरफेस में होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर्स, राइट, इज नोन एज एडजॉर्बेंट, ठीक है। व्हाइल द मॉलिक्यूलर स्पीसीज, अब कुछ भी हो सकता हो, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, कुछ भी है, ठीक है, दैट गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस, दैट इज नोन एज एडजॉर्बेट, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में, अगर अमोनिया को मैं वाटर में डाल दूं, ठीक है, ये बात समझ लो ना, तो क्या होगा, अमोनिया डिजॉल्व हो जाएगी ना उसमें। खैर इसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल पहले आप ये समझ लीजिए कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन इज ए बुल्क फिनोमेना, ठीक है। कंप्लीटली अंदर भी बाहर भी, दोनों अंदर और बाहर, सरफेस में भी और बल्क में भी पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इंसर्टेड हो जाएंगे, थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं when the molecules of a substance are uniformly distributed throughout the body of other substance, ठीक है। बॉडी सब्सटेंस मतलब समझ लो ना, कोई भी एक सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट, ठीक। सो इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, ठीक। जैसे व्हेन अमोनिया गैस इज पास्ड थ्रू वाटर, अगर अमोनिया को वाटर में मैं डाल दूं, क्या होगा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, राइट। सो वी कैन से दैट अमोनिया हैज बीन एब्जॉर्ब बाय वाटर, तो वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया हुआ, ठीक है भाई। यहाँ पर ये नहीं कि सॉलिड सरफेस होना चाहिए, ठीक। तो वाटर में आपने अमोनिया डाला, तो हम कह सकते हैं वाटर ने अमोनिया को क्या कर लिया, यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब कर लिया, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्प्शन फाइनली आप ये समझ लीजिए बल्क फिनोमिनन है, जबकि एड्जॉर्प्शन केवल सरफेस में होने वाली घटना है, ठीक। दो एग्जाम्पल समझ गए आप, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक, आयरन पर रस्ट लगता है, वो एड्जॉर्प्शन है, ठीक। स्पंज को मैं वाटर में डिजोल्व करूं तो वो कैसा फिनोमिनन है, बल्क फिनोमिनन है, ठीक है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे, ठीक। सपोज दैट वन मोर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मेरे पास इंक है, सपोज दैट, ठीक, इंक,
मेरे पास है इंक, ब्लू इंक है, ब्लू इंक है इसमें, ठीक है, ब्लू इंक है, दिस इज ब्लू इंक, राइट। एक कंटेनर है जिसमें ब्लू इंक है और मेरे पास एक वाइट चौक है। समझ रहे हो बात को? क्या करने वाला हूँ कि इसमें मैं डिप करूंगा इसको। आई टेक द चौक एंड आई डिप्ड इनसाइड द बॉक्स या यू कैन से ट्यूब, ठीक। इसमें इंक है आपके पास, ये क्या है, इंक, ब्लू मान लो कोई भी है, ठीक। तो चौक को डिजॉल्व करूंगा तो क्या होगा, चौक को इसमें मैं डालूंगा थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, जो ब्लू इंक है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने ये अनुभव किया होगा कि पूरे चौक में क्या हो जाता है, ये अटैच हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसके जो पार्टिकल हैं वो अंदर नहीं जाते हैं, थोड़ा बहुत अंदर भी होंगे, अंदर केवल अगर इंसर्टेड होगा तो वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, राइट। आज इसमें दो चीजें हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंक बाहर भी गई, सपोज चौक आपके पास, इसको आप चौक मान लीजिए इसको, ठीक। अब जो इंक है ना, वो इंक सरफेस में तो गई गई, थोड़ा सा अंदर भी जाती है, थोड़ा बहुत आपको अंदर भी दिखाई देती होगी, ठीक। और इसके अंदर फिर क्या होता है कि वाटर जो मॉलिक्यूल है वो इंसर्टेड हो जाता है, ठीक, कोई इस प्रकार का होता है। तो यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों चीजें हैं, एडजॉर्प्शन तो हो ही रहा है, पार्टिकल एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं, ठीक। और क्योंकि ये बुल्क फिनोमेना भी हम कह सकते हैं, इसमें एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल भी अंदर जा रहा है, यानी बल्क में भी जा रहा है वाटर, तो यहाँ पर ये दोनों होगा, दोनों चीजें हम कह सकते हैं यहाँ पर इस केस में। तो हम कह सकते हैं व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, राइट। तो जहां पर दोनों चीजें होंगी तो उसको हम कहते हैं, एक टर्म्स और आता है आपके पास, सॉर्प्शन। वो दो सेपरेट थे, वो दोनों अगर किसी में हो रही हैं ऐसी घटना, दोनों में एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, तो दैट इज सॉर्प्शन, ठीक है। सॉर्प्शन में क्या होगा, थोड़ा अंदर भी रहेगा बाहर भी रहेगा, और वाटर जो मॉलिक्यूल हैं वो सारे अंदर चले जाएंगे, ठीक है, मतलब अंदर भी सिस्टम बल्क फिनोमेना में भी चले जाएगा, ठीक है। ये समझिए, बोथ एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, समझिए बात को। तो दैट इज सॉर्प्शन। यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपकी ना। तो सॉर्प्शन क्या है, दोनों प्रोसेस है, ठीक है। जबकि एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है और एंड एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेनन है, राइट। सॉर्प्शन बोथ सरफेस एज वेल एज बल्क फिनोमेनन, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, डिजॉर्प्शन की बात कर ली हमने, सॉरी सॉर्प्शन की बात कर ली, तो यहाँ पर एक वर्ड और भी हम देख सकते हैं, डिजॉर्प्शन। डी माने होता है हटना, रिमूव होना, डिजॉर्प्शन, ठीक है। कुछ नहीं है, जहां पर सॉर्प्शन हो रहा है ना, छोड़िए पहले इसको देख लीजिए, एडजॉर्प्शन हुआ, पार्टिकल सरफेस पे चिपके अटैच हुए, ठीक। अब ये हट भी सकते हैं, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन इज ए रिवर्सिबल नेचर, पहले आप इसको समझ लीजिए। एडजॉर्प्शन में जो पार्टिकल है वी कैन रिमूव इट, अगर हम इसके रिमूव कर दें, ठीक, उस प्रोसेस का नाम है डिजॉर्प्शन, ठीक है। डी का मतलब होता है हटना, रिमूव होना, डिजॉर्प्शन इज नथिंग, ठीक है। ये क्या है, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम एब्जॉर्बेंट। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं मैं। ये आपके पास क्या था, डस्टर, ये डस्टर है, ठीक। इसमें पार्टिकल जो लगे हुए हैं इसको मैं हटा रहा हूं, यानी कि मैं एडजॉर्प्शन जो हुआ है उसको हटा रहा हूं, यानी कि पार्टिकल हटा रहा हूं, यानी कि मैं क्या हटा रहा हूं,
जो पार्टिकल है उनको क्या कहते थे हम, एड्जॉर्बेट। तो एब्जॉर्बेट को हटाना जिससे एब्जॉर्बेंट से इज नोन एज डिजॉर्प्शन। ये डस्टर है, इसमें जो पार्टिकल लगे हुए हैं इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखो ये जो ये है ना आपके पास, ये सॉलिड मास है जो ये, इसको क्या कहते थे हम, इसको कहते हैं हम क्या, एडजॉर्बेंट। इन्हें क्या कहते थे, अभी हमने डिस्कस किया था, एडजॉर्बेट। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूँ, छोटी सी डेफिनेशन, रिमूवल या रिमूव्स ऑफ एब्जॉर्बेट फ्रॉम एब्जॉर्बेंट इज नोन एज डिजॉर्प्शन। समझ गए, गेटिंग, ये बात समझ में आ रही होगी ना। तो बहुत ही सिंपल है, यानी कि एड्जॉर्प्शन इज ऑफ रिवर्जिबल नेचर। जो एड्जॉर्प्शन है यानी कहने के रिवर्जिबल नेचर का है। ठीक है, एक बार लगा फिर हमने हटा दिया, यानी रिवर्जिबल है ना। अथा दैट इज द स्पीशीज विच गेट एड्जॉर्ब्ड on the surface of the absorbent have a tendency to come out of the surface। ठीक है, तो this reverse phenomenon is known as desorption। राइट स्टूडेंट्स, यहां तक बात समझ आ रही, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमने हटा दिया। ठीक, though the desorption takes place on its own, it can be accelerated by increasing the temperature. The energy absorbed, right, weaken the force binding the molecule of the absorbent and the absorbate। ठीक है, इसको हम अभी समझेंगे। ठीक, यहां तक समझ में बात आ रही। तो फिलहाल डिजॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्बेट का हटना, दैट इज जो पार्टिकल अटैच है इसके साथ उनका हटना है। ठीक है, बाकी हम एनर्जी के टर्म्स में भी इसको हम पढ़ेंगे कि एनर्जी बढ़ेगी घटेगी जब कोई पार्टिकल इसमें अटैच होता है। तो पार्टिकल घटेगा बढ़ेगा, उसका नेचर कैसा होगा, थर्मोडायनेमिकली एस्पेक्ट के उसमें भी हम देखेंगे इसको। ठीक है, आखिर इसमें हम पढ़ेंगे व्हाई द एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एड्जॉर्प्शन होता ही क्यों है। ठीक है, मैंने जो लिखा है ये लिखने की जो प्रोसेस है ये हुई क्यों है एक्चुअली। तो ये हम सारी चीजें मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो ये तो था आपके पास कुछ टर्म्स, एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेंट, सॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होंगे आपको। राइट स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे आपने सिलिका जेल नाम सुना भी होगा और देखा भी होगा। ठीक है, सिलिका जेल, देखो मार्केट में अगर आप कोई कंप्यूटर लेने जाते हो या कुछ एनीथिंग, ठीक है, कुछ ऐसी चीज लेने जाते हो जिसमें चिप्स लगे होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो इन्वायरमेंट में है वाटर वेपर से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं, उनमें जंग लगने का बहुत डर रहता है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं वो। ठीक है, तो जैसे आप कंप्यूटर लेने गए तो उसके साथ आपको एक पैकेट में सिलिका जेल भी मिलती है। उसके अंदर आप अगर आपको ध्यान हो तो एक पैकेट भी आती है उसके साथ। ठीक है, उसमें लिखा भी रहता है डू नॉट स्वॉलो। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल इसमें है, ठीक है, वो क्या है, सिलिका जेल है। वो सिलिका जेल क्या है, देखो सॉलिड मास है एक। ठीक, वो क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर में या बैग के अंदर जो हवा है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको क्या कर देता है, एडजॉर्ब कर देता है, एडजॉर्ब कर लेता है। ठीक, ये बात समझ आ रही। मॉइस्चर को क्या कर लेता है, वो एडजॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपका जो बैग है, बैग में जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइसेस सेफ रखने के लिए ऐसा साथ में मिलता है हमको सिलिका जेल की गोलियां भी होती हैं। ठीक है, पैकेट भी होती है उसकी।
तो ये इसलिए रखा जाता है ताकि जो मॉइस्चर को क्या कर ले, एडजॉर्ब कर ले, एडजॉर्ब, राइट। और आपने एनहाइड्रस CaCl2 अनहाइड्रस, जिसमें क्या नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। अगर मैं एनहाइड्रस CaCl2 रख दूं तो ये क्या करेगा, वाटर को पूरा ही एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। दोनों का नेचर अलग अलग है। सिलिका क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, जबकि अनहाइड्रस CaCl2 अगर यूज करूं तो मेरे को ये पानी क्या कर लेगा, पूरा ही एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि बुल्क फिनोमिनन है ये, ठीक है। दोनों का नेचर में थोड़ा सा डिफरेंट अलग अलग है। तो यही सारे कॉमन एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो था कुछ एग्जाम्पल आपके पास, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाई adsorption takes place, right? This is one of the important concept कि आखिर एडजॉर्प्शन होता ही क्यों है। सो क्वेश्चन अब ये उठता है कि व्हाई एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, व्हाई एडजॉर्प्शन अकर्स, एक्चुअली एडजॉर्प्शन होता ही क्यों है, ठीक है। ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं ये इसमें क्यों है, क्यों ऐसा है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। क्यों जो पार्ट एब्जॉर्बेट है इसमें सरफेस में चिपक गए हैं, राइट। तो इसी को हम देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक। तो स्टूडेंट, एज डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स, एडजॉर्प्शन, राइट। तो एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिनन, दिस इज क्लियर, राइट। The atoms in solid, the atoms in a solid are held together by different binding force, which are mainly van der Waals forces or maybe even chemical forces, कुछ भी हो सकता है। किसी भी सॉलिड में जो आपके पास मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये कोई सॉलिड सब्सटेंस, जैसे एब्जॉर्ब, इसको हम क्या कहेंगे टर्मिनोलॉजी में, एडजॉर्बेंट कहेंगे ना। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बल्क फिनोमेना है ना, राइट, ऐसे, राइट। सो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं इसके अंदर, सॉलिड के अंदर, इनमें एक प्रकार का क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़े रहते हैं, या आप कह सकते हैं केमिकली दे आर बॉन्डेड, राइट। या ये चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, किसी न किसी फोर्स से, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्या है, जुड़े हुए हैं, राइट। तो इन ए लिक्विड, हम बात करते हैं लिक्विड की, द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस, यहां पर, ये सरफेस का मतलब ये यहां पर, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव डिफरेंटली देन दोज प्रेजेंट इन इंटायर। देखो एक पार्टिकल इसका यहां पर है, सरफेस में है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल सरफेस में होंगे, ठीक। ये जो सरफेस के जो पार्टिकल है यहाँ पर, ये इनको मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक। इनका जो बिहेव है, इनका जो बिहेव करने का मतलब यहाँ पर ये है कि इनमें जो फोर्स लग रहा है, देखो एक पार्टिकल तो यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल बीच में है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। इस पार्टिकल के ऊपर भी पार्टिकल होगा, यहाँ भी पार्टिकल होगा, यहाँ भी पार्टिकल होगा, यहाँ भी पार्टिकल होगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा हूँ, इधर कर दिया मैंने मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो लिक्विड का जो सरफेस में जो पार्टिकल्स हैं, दे बिहेव डिफरेंटली देन दोज प्रेजेंट इन द इंटायर सिस्टम, दिस इज इंटायर सिस्टम, राइट। और मॉलिक्यूल्स well within the liquid is attracted equally in all direction,
by the surrounding molecule, right? As a result, the resultant pull on this molecule is nil, but the molecule present on the surface of the liquid here, right? Surface of the liquid is pulled by the molecule below and beside it, right? ये बात समझ में आ रही? जो सरफेस में जो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ जो सरफेस में जो मॉलिक्यूल है, देखो उसमें क्या हो रहा है, या पहले इसको समझ लें। जो सेंटर में आपके पास यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है ना, ये सेंटर में देखो, इसमें तो एक यहाँ से फोर्स लग रहा है, एक यहाँ से फोर्स लग रहा है। इसमें एवरी हर एक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं समझाने के लिए एक पार्टिकल की आपको लूंगा, तो यहाँ से भी लग रहा है। यानी कि जो इंटायर में जो मॉलिक्यूल है उसमें 4 डायरेक्शन से या हर तरफ से आप कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। उसमें कोई भी उसका जो ओवरऑल रिजल्टेंट जो पुल है वो नील हो जा रहा है, इसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि इसमें जो फोर्स है इक्वली है, चारों तरफ से बराबर लग रहा है, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, कहने का मतलब है। लेकिन जो ये वाला मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, एन होगा, जो भी आप कह सकते हैं इस केस में, तो कोई यहाँ पर तो इसको एक नीचे से फोर्स लग रहा है, ठीक डाउनवर्ड्स से, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, ठीक। इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ बना देता हूँ, इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, नीचे से, 3 साइड से। लेकिन एक डायरेक्शन इसका अभी भी क्या है, ओपन है, खुला हुआ है, यानी कि अनबैलेंस फील कर रहा है यहाँ पर ये। But the molecule present on the surface of the liquid is pulled by the molecule below and besides it, right? अब एक चीज है, इसके ऊपर भी कोई क्या नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे, इसके लिए तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, हर एक यहाँ पर जो एटम है मॉलिक्यूल है। लेकिन जो सरफेस में है, सिंस नो लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर present above it, this lead to the imbalance of the forces at the surface of the liquid। क्योंकि इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये यहाँ पर कैसा फील करेगा, अनबैलेंस, जिसे हम इनबैलेंस भी कह सकते हैं, इनबैलेंस फोर्स, इनबैलेंस फोर्स, दैट इज रेजिडुअल फोर्स भी आप कह सकते हैं। कहीं कहीं पर रेजिडुअल फोर्स भी लिखा रहता है, या रेजिडुअल फोर्स। तो यही एक कारण होता है, रेजिडुअल फोर्स की वजह से ही क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है। अब रेजिडुअल फोर्स कहाँ पर लगता है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल है ना, इनबैलेंस्ड है, यहाँ पर प्रॉपर रूप से क्या नहीं है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल के बीच, कहाँ, केवल सरफेस वाले मॉलिक्यूल में ओनली, राइट। तो क्या होगा, क्या होगा, एज ए रिजल्ट दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड हैव एन, क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे मॉलिक्यूल को। कौन सा मॉलिक्यूल का, जो आपके इन्वायरमेंट में है, जो यहाँ मॉलिक्यूल हैं ऊपर, चाहे वो हो सकता है गैसेस पार्टिकल हो, कुछ भी, तो इनको अट्रैक्ट करेंगे, इनको खींचेंगे अपनी ओर, पुल करेंगे ऐसे, ठीक है। ये वाले पार्ट जो सरफेस में है, इनको तो बल्क वाले जो मॉलिक्यूल हैं इसने खींचे, ठीक। अब ये बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, जो ऊपर मॉलिक्यूल है उनको भी अपनी ओर खींचेगा ऐसे नीचे की ओर, ठीक है। जैसे तुमको कोई, आप सब तो आप यहाँ हो, आपको कोई खींचेगा तो आप क्या करोगे, इधर उधर पकड़ोगे ना ऐसे, ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए, तो आप भी किसी न किसी को खींचोगे। तो यही कहानी यहाँ पर भी है, कहीं ना कहीं ये मॉलिक्यूल क्या फील कर रहे हैं यहाँ पर, रेजिडुअल फोर्स, जिसे मैं कह रहा हूँ, इनबैलेंस फील कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो नेबरिंग वाले जो पार्टिकल हैं एटमॉस्फेयर में, ये इनको क्या करते हैं, खींचते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, फुल कर लेते हैं, ठीक। जिससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दे गेट अटैच ऑन द सरफेस, राइट। आर यू गेटिंग, राइट। यहाँ तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, ये जो दिस टेंडेंसी इज इवन मोर
प्रोमिनेंट इन केस ऑफ मेटल, ये मेटल में और ज़्यादा देखने को मिलता है, ये वाली जो टेंडेंसी होती है, ठीक है। और ख़ासकर जो ट्रांजिशन वाले जो मेटल होते हैं उनमें भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। ये जो आपको मैंने आपको टेंडेंसी बताई, ठीक है। ठीक, तो ये एक कॉज है जिसके कारण क्या होता है कि एड्जॉर्प्शन होता है, राइट। आर यू गेटिंग? So due to the unbalanced forces, the atom or molecule on the surface have a tendency to attract and retain the molecule of the gases or liquid when they come in contact with the surface, ठीक है। इससे क्या होगा? This results into higher concentration of any particular species at the surface than in the bulk, and this leads to adsorption। देखो यहाँ पर जो मैंने पार्टिकल बना रखे हैं ना, ये धीरे 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 एक्यूमुलेशन हो जाएगा, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यहाँ पर इन पार्टिकलों का इस सरफेस में एक्यूमुलेशन एग्रीगेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द बल्क, यानी कि इंटायर में ये पार्टिकल ज़्यादा नहीं होंगे, इसका कंसंट्रेशन जो पार्टिकल हैं वो सरफेस में ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट। आर यू गेटिंग? तो क्या हो रहा है यहाँ पर? फाइनली एड्जॉर्प्शन हो गया ड्यू टू द इनबैलेंस या रेजिडुअल फोर्स की वजह से। तो एक कारण तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अनबैलेंस फोर्स है उसकी वजह से, राइट। जबकि अब जो इंटायर बुल्क जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दे एक्सपीरियंस म्यूचुअली बैलेंस्ड फोर्स जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर ये कैसा फील हो रहा है? म्यूचुअली क्या है? बैलेंस्ड फोर्स है। यहाँ पर जो बल्क में जो एडजॉर्बेंट के जो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर ये क्या है? म्यूचुअली एक दूसरे से बैलेंस्ड हैं, राइट। गेटिंग? लेकिन ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें ऐसा नहीं हो रहा है। They feel, they experience some imbalance force. To overcome this, they attract the nearby molecules to pull down, right? तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एब्जॉर्प्शन अकर हो जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, अब देखो सरफेस, हर एक चीज देखो, एड्जॉर्प्शन कहाँ पर ज्यादा होगा कहाँ पर कम होगा वो डिपेंड करेगा आपका सरफेस कैसा है। सरफेस, ये तो आपको आइडिया लग रहा होगा ना, ठीक। सरफेस पर भी डिपेंड करेगा ये, एक्चुअली डिपेंड एड्जॉर्प्शन का जब हम फैक्टर फिटिंग पढ़ेंगे उस समय भी हम डिस्कस करेंगे इस चीज को कि एड्जॉर्प्शन कहाँ पर ज्यादा होगा और कहाँ पर कम होगा, ठीक है, राइट, ठीक। तो ये बहुत सारी चीजें देखो, द एब्जॉर्बेंट विच आर कॉमनली यूज्ड आर एक्टिवेटेड चारकोल, एनिमल चारकोल, सिलिका जेल, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, राइट। एंड ए नंबर ऑफ फाइनली डिवाइडेड मेटल्स लाइक जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, कॉपर, निकल और ठीक है, प्लेटिनम, ये बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, जो एडजॉर्बेंट की तरह क्या करते हैं? काम करते हैं। और उनमें से भी एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है इज अ पावरफुल एडजॉर्बेंट, राइट। जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो क्या होता है? बहुत अच्छा एडजॉर्बेंट होता है, यानी कि एडजॉर्बेंट अच्छा होगा तो मॉलिक्यूल को क्या करेगा? बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा, राइट। ये बात समझ आ गई, राइट। ये था आपके पास एड्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो पहला रीजन था आपके पास रेजिडुअल फोर्स। दूसरा रीजन ये हो सकता है अगर हम थर्मोडायनेमिक रूप से देखें, ठीक है, थर्मोडायनेमिक इसकी देखें और एड्जॉर्प्शन की अगर थर्मोडायनेमिक देखें तो होगा क्या, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, राइट। सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं, अब
अभी मैंने बताया ये सरफेस का मॉलिक्यूल है, इसको मैं ये बाउंड्री दे देता हूँ सपोज ऐसे, ये बुल का हो, ठीक है, इसमें 4 बराबर होंगे ऐसे, यानी कि क्या है, बैलेंस्ड 4 फील कर रहा है, यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा है। और जबकि ये जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या है, अनबैलेंस्ड 4। नंबर 1 तो बात यह है कि अनबैलेंस्ड फोर्स फील कर रहे हैं, जिससे वो अपने आसपास के जो मॉलिक्यूल हैं उनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, राइट। जिससे क्या होगा, उस पर लगने वाला जो फोर्स है, देखो ये चीज यहाँ पे, ये देखो इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, वो जो नीचे मॉलिक्यूल हैं वो लगा रहे हैं, हो रहा है ना, डाउनवर्ड्स। सरफेस के मॉलिक्यूल को डाउनवर्ड्स फोर्स एक लग रहा है, ठीक है। अब इसको ये मैनेज कैसे कर रहा है, न्यूट्रलाइज कैसे कर रहा है, ये ऊपर के मॉलिक्यूल को भी अपने आप खींच रहा है, ऐसे अपनी ओर खींचेगा तभी तो बैलेंस में होगा, क्योंकि इधर से तो लग ही रहा है इसके नियर, ठीक, लेकिन ऊपर से ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक। ये बात समझ आ रही है, इस पर जो अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या है होगा, उस पर लगने वाला जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो बैलेंस हो जाएगा। ये अट्रैक्ट इसलिए करेगा, जो इस पर फोर्स लग रहा है ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यानी कि जो रेजिडुअल फोर्स है उसमें क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगा। अभी तक क्या था कि इसमें रेजिडुअल जो फोर्स है, यहाँ पर जो रेजिडुअल फोर्स लग रहा था इसको, या इम्बैलेंस जिसे मैं कह रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। तो रेजिडुअल फोर्सेज में डिक्रीमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से सरफेस एनर्जी में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, सरफेस एनर्जी में क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। सरफेस एनर्जी में भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और सरफेस एनर्जी में डिक्रीज होने से, अगर सरफेस एनर्जी में डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, तो जो एनर्जी है, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। यानी कि हम ये तो कह सकते हैं सरफेस एनर्जी में डिक्रीज का मतलब क्या है, कि सरफेस एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, यानी लॉस होते होते जाएगी। जैसे जैसे रेजिडुअल फोर्स कम होते जाएगा, बैलेंस होते जाएगा, तो जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगी, निकल जाएगी। यानी कि एड्जॉर्प्शन, इसका मतलब क्या है कि एड्जॉर्प्शन में एनर्जी रिलीज होती है। यहां लिख देता हूं मैं। तो यहां पर आपको समझना क्या है कि जो एड्जॉर्प्शन है उसमें एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, रिलीज होती है, राइट, ठीक है। रेजिडुअल फोर्स में कमी आएगी, सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है, धीरे धीरे एनर्जी निकलेगी, एड्जॉर्प्शन से एनर्जी फाइनली क्या होगी, धीरे धीरे निकल जाएगी आपकी, ठीक है। ये बात समझ में बात आ रही है। यानी कि एड्जॉर्प्शन में एनर्जी रिलीज होगी, इसी रिलीज, अब जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, इसी एनर्जी को कहते हैं क्या, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये जो एनर्जी रिलीज हुई, इसी को हम एक टर्म से इसको हम डिनोट करते हैं, कहते हैं, पुकारते हैं, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। एक नाम और है इसका, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन भी कह सकते हैं। इसका एक नाम और क्या है, हीट ऑफ, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, एडजॉर्प्शन एक ही टर्म्स हैं दोनों, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। सो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपके पास, ठीक है। तो ये तो था आपके पास थर्मोडायनेमिकल फिजिबिलिटी ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी शैल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the rate of adsorption at a later stage, right। इसको हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ये बात समझ में आ गई है। तो हाल फिलहाल ये तो थी आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजी
जो आपको याद करना है, राइट। तो एक बार फिर से हम एक शॉर्ट लिस्ट, वेरी शॉर्ट कॉन्साइज के रूप में पढ़ लेते हैं इसको, राइट। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, ठीक। तो पहली बात तो ये है कि हमको क्या याद करना है इसमें, ठीक है। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस करना आना चाहिए, ठीक। पहली बात है आपके पास एब्जॉर्प्शन और दूसरी बात है आपके पास एडजॉर्प्शन में मेजर डिफरेंस करना आना चाहिए, ठीक है। देखो, जहां तक बात हम करते हैं एब्जॉर्प्शन की, तो ये कैसा फिनोमिनन है, पहली बात है। अब आप इजीली कह सकते हैं ये कैसा है, कैसा फिनोमिनन है। दिस इज इट इज द बल्क फिनोमिनन, राइट। आप कह सकते हैं ना, इट इज आवर बल्क फिनोमिनन सिंस इट अकर थ्रू आउट द बल्क ऑफ मटेरियल, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्पंज का एग्जांपल दिया था, स्पंज का, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल इंसर्टेड हो गया था थ्रू आउट द मटेरियल, दैट इज द बल्क फिनोमिनन है, राइट। इट अकर्स थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मटेरियल। जबकि एडजॉर्प्शन कैसा है आपके पास, देखो ये मेजर डिफरेंस में आप बात कर रहा हूं, ठीक। इट इज ओनली ए सरफेस फिनोमिनन, ये बल्क फिनोमिनन है, ये सरफेस फिनोमिनन है, राइट। सिंस इट अकर ओनली एट द सरफेस, राइट। और वन मोर थिंग, बल्क जो फिनोमिनन है, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, ये प्रोसीड करता है एट यूनिफॉर्म रेट। ये जब भी होगा ये यूनिफॉर्म रेट के साथ होता है, जबकि एडजॉर्प्शन इज ए रैपिड। एडजॉर्प्शन पहले बहुत रैपिड होगा, ये पार्टिकल है यहाँ पर, ये बहुत जल्दी अटैक करेंगे, बहुत जल्दी, पहले कुछ पीरियड में रैपिड होगा। यानी हम कह सकते हैं एडजॉर्प्शन इज, अब क्यों होगा पहले रैपिड क्यों होता है, क्योंकि देखो अभी इसको सरफेस मिल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो फिर सरफेस की कमी पड़ जाएगी, ठीक है। सरफेस समझ लो ना, जैसे पार्टिकल इसमें आते रहे, एक बार क्या होगा कि सरफेस नहीं रहेगा जिसमें वो अटैच हो सकते हैं, ठीक। तो एडजॉर्प्शन इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड इट्स rate slowly decreases with non-availability of the surface। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनिशियली द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पर यह है कि सरफेस नहीं बचता है ना। अगर मैं सारा लिख दूं इसमें तो उसके बाद मैं लिख कहाँ पाऊंगा, फिर तो मेरे पास सरफेस नहीं बचेगा ना, ठीक। या तो मुझे वो हटाना पड़ेगा ऐसे, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो मुझे ये हटाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यही एडजॉर्प्शन की भी कहानी है, क्योंकि स्पेस नहीं बचेगा, सारे मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, तो फिर जो फर्दर मॉलिक्यूल हैं वो नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। इस पार्टिकुलर सरफेस में वो अटैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एडजॉर्प्शन इज ए रैपिड इन द बिगिनिंग एंड इट्स रेट स्लोली, राइट, डिक्रीजेस विद द नॉन availability of the surface, right। and this is the one of the most ये भी एक important point है दोनों के बीच में, ठीक है। and one more thing, जो आपके पास absorption होता है, ठीक है, it is the phenomenon as a result of which the species of one substance get distributed uniformly throughout the body of the other substance, already I have discussed, ठीक। और ये कैसा है, केवल सरफेस फिनोमेनन है। It is the phenomenon as a result of which the species of one substance get concentrated mainly at the surface। ये केवल सरफेस में कंसंट्रेट हो रहे हैं मॉलिक्यूल, अंदर नहीं जा रहे हैं, राइट।
ये बात समझ आ रही है। एब्जॉर्बेट जो है केवल सरफेस में ही हो रहा है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड एक और डिफ्रेंशिएट हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जो ये प्रोसेस वाली बात मैंने बता दी है आपको, ठीक है। ठीक, तो यही मेन जो बातें थी इसमें, जो डिफ्रेंशिएट, पहले तो बुल्क फिनोमेना है और ये क्या है, सरफेस फिनोमेना है। ठीक, ये सरफेस में होगा, ये इसमें होगा। इसमें जो पार्टिकल हैं वो केवल सरफेस में ही क्या होंगे, अटैच होंगे। इसमें बुल्क में जाएगा, कंप्लीट जाएगा। इसका जो रेट है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, पहले तेज होता है फिर स्लो हो जाता है, ठीक है। जबकि इसका जो रेट होता है प्रोसेस का, वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली होता है, राइट। तो ये तो था एड्जॉर्प्शन। और एड्जॉर्प्शन में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे, किन किन पॉइंटों को आप ये लिखेंगे, ठीक है। और एक हमने सॉफ्टसन को भी हम देख लेते हैं शॉर्ट में। सॉफ्टसन क्या है, देखो मैंने बताया था व्हेन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये दो, ये यहाँ पर देख रहे हैं ना, दो प्रोसेस एक साथ हो रही हैं, एक साथ हों, व्हेन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर टुगेदर, दिस मीन्स that a particular substance get distributed throughout the bulk of the other substance, but at the same time its concentration on the surface also increases and is more than in the bulk. ये बात समझ में आ रही है? आप यहाँ पर मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया था स्पंज का, ठीक है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, कि इंक जो है, या मैंने आप एग्जाम्पल दिया था सॉफ्टसन में आपको चॉक और इंक, लिक्विड इंक की बात की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चॉक के अंदर इंक नहीं गई है। जब हम चॉक को तोड़ेंगे ना, तो ये जो कोर वाला पार्ट है, कोर का मतलब होता है अंदर वाला पार्ट, ये वाला, ये क्या होगा, वाइट होगा। जबकि इतना पोर्शन निश्चित रूप से, ये वाला पोर्शन और बाहर वाला पोर्शन में इंक क्या है, डाई है, ठीक है बेटा, कलर है बाहर वाले उसमें। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स आर गेदर्ड, आपको पार्टिकल दिखा देंगे, लेकिन जो कोर वाला पार्ट है, दिस इज द कोर, इसमें नहीं है। इसमें क्या, केवल वाटर मॉलिक्यूल इसमें एब्जॉर्ब हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, ठीक। लेकिन जब हम बात करेंगे परसेंटेज की, कि मतलब पार्टिकल कहाँ ज्यादा होंगे, तो कहाँ पर ज्यादा होते हैं, सरफेस में ज्यादा होते हैं। सरफेस में ज्यादा पार्टिकल एब्जॉर्ब किए जाते हैं सॉर्प्शन वाले केसेस में, ठीक है। its concentration on the surface also increases and is more than in the bulk. However, it is very difficult to make a clear distinction between the two. ठीक है, हम अब ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कितना बाहर है कितना अंदर है, बट ये साइमल्टेनियसली हमको दिखाई देता है इस प्रकार के एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इस प्रकार के कहीं पर अगर आपको दिखाई देता तो निश्चित रूप से सॉर्प्शन है, यानी कि दोनों चीजें हो रही होती हैं। लेकिन हम मानते हैं कि जो पार्टिकल हैं दे आर मोर देन, दे आर कंसंट्रेटेड मोर ऑन द सरफेस देन द बल्क। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, जहां पर दोनों चीजें हो रही हैं उसको कहते हैं सॉर्प्शन। ये बात समझ आ रही है? स्टूडेंट, वन मोर थिंग, जो ये टर्म्स है ना सॉर्प्शन, द टर्म सॉर्प्शन वॉज इंट्रोड्यूस बाय, ये मैं शायद आपको बताना भूल गया था, मिक, ठीक है, बेन, ठीक है, ये टर्म मिक बेन ने इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है, कहानी आपको समझ में आ रही है? तो ये तो था आपके पास जनरल टर्म्स, राइट। तो स्टूडेंट्स, जो हमने अभी पढ़ा एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, जो भी हमने चीज़ें देखी एड्जॉर्प्शन, तो एड्जॉर्प्शन
already we have discussed that it is rises because of the attraction between the particles of the absorbate and absorbent. कहीं ना कहीं रिलेशनशिप था एब्जॉर्बेंट में और जो पार्टिकल आपके यहाँ पर है इसके सराउंडिंग में, जिन्हें मैंने कहा था एब्जॉर्बेट, इनके बीच की कहानी थी पूरी। ठीक है, कहानी क्या थी? फोर्स की वजह से ये एब्जॉर्बेंट हुआ, यानी कि फोर्स के आधार पर हमने चीज़ें पढ़ी। ठीक है, अब उसके आधार पर हमने एब्जॉर्बेट कहा, एब्जॉर्बेंट, सब सारी चीज़ें हुई। राइट, एक चीज़ और है, दो चीज़ें हम इसमें और पढ़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फोर्स, किस प्रकार का नहीं। देखो फोर्स के यहाँ भी देखा हमने, ठीक है, रेजिडुअल फोर्स था। और अब हम कुछ और जैसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन, जैसे फिजियोसॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन, ये भी क्या है, टाइप्स हैं इससे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फोर्सेस इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन है उसको हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फोर्स, किस प्रकार का फोर्स है। तो एक को तो फिजिकल, दूसरे को केमिकल एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्प्शन के रूप में फिर डिवाइड कर रखा है हमने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हम अभी थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट देंगे इस वाले टॉपिक को। ठीक है, आज के लिए आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। राइट, तो ये जितने भी डिस्कशन हुआ है, ये सारी डिस्कशन को आप समझें। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज भी, इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं उसमें भी डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें इस चैप्टर का। आफ्टर दैट वी हैव टू ए गुड डिस्कशन विद द एमसीक्यूज। राइट, एसेशन एंड रीजन वाले क्वेश्चन भी हम साथ साथ करते रहेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ें पढ़िए। हैव ए नाइस डे। ओके।